everyone and welcome to the Ecologics. This is class number 10 of National Income and Related Aggregates. और बच्चों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ नेशनल इनकम चैप्टर की आत्मा। मतलब नेशनल इनकम चैप्टर का एक ऐसा कंसेप्ट जिसके बगैर नेशनल इनकम है ही नहीं। वो क्या है बच्चों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट जीडीपी। हाँ बच्चों सुना है आपने, मुझे पता है। तो होता क्या है जीडीपी, इसके बारे में बात करेंगे। और बच्चों जीडीपी का कंसेप्ट आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि ये आपके फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट और अदर हायर एजुकेशन एग्जाम्स में भी आपको ये टॉपिक बहुत काम आता है। हाँ तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीडीपी 3 वर्ड्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बना हुआ एक आसान सा कंसेप्ट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जीडीपी के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन वर्ड्स को ही समझ लेना है और हम जीडीपी समझ जाएंगे। कैसे? जैसे बच्चों ग्रोस का मतलब कॉमर्स स्टूडेंट तो ऑलरेडी अवेयर है। ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल कर लेना, किसी भी चीज को जोड़ लेना। ठीक है, तो ग्रोस का मतलब तो क्या हो गया? टोटल करना, जोड़ लेना। उसके बाद क्या है? डोमेस्टिक याद करो बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट किया। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हमारी टेरिटरी के अंदर, मतलब हमारी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, इंडिया की जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर। और प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है बच्चों? प्रोडक्ट में क्या आता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने फाइनल बोला बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते, इसलिए क्या लेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या करना है हमें? इन तीनों वर्ड्स को आगे पीछे घुमाना है और जीडीपी को डिफाइन कर लेना है। तो हो क्या बच्चों? हमें टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है, हमें सम करना है। किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विस का। बच्चों फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो हम टोटल कर नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, तो कैसे टोटल करेंगे? बच्चों हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विस का टोटल नहीं, हमें इनकी मॉनेटरी वैल्यू का, इनकी मनी वैल्यू का, याद रखना, हमें इनकी मॉनेटरी वैल्यू का क्या करना है? सम करना है। तो हमें क्या करना है? टोटल करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू का, जो कि कहां प्रोड्यूस हुई है? हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर। तो बस बन गई जीडीपी डिफाइन। तो जीडीपी क्या हो गई? दी total monetary value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of our country during a specific period of time। तो बच्चों ये थी जीडीपी की डिफाइन। अब बच्चों को ये भी डाउट आता है कि ये सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब क्या है? किस टाइम पीरियड पे मेजर होती है? तो बच्चों नॉर्मली जो होती है जीडीपी, वो एनुअल बेसिस पे ही क्या की जाती है? एस्टिमेट की जाती है। लेकिन जैसे यूएस, अमेरिका के अंदर क्या होता है? क्वार्टरली बेसिस पे भी इसकी रिपोर्ट बनती है। तो डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी कि वो इसकी एनुअल बेसिस पे करना चाहती है या क्वार्टरली बेसिस पे जीडीपी को एस्टिमेट करना चाहती है। अब बच्चों बात ही आती है, तो चलो सर जीडीपी तो समझ गए, जीडीपी का मतलब समझ गए कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी? फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, उनकी मनी वैल्यू को हम लेंगे और जोड़ लेंगे और क्या निकल जाएगी? जीडीपी। तो बात ही आती है इससे फायदा क्या है? क्यों निकालते हैं जीडीपी? तो बच्चों जीडीपी याद ही आपको बच्चों होता क्या है? मोदी सरकार आई, जीडीपी बढ़ गई, कोई कहता है जीडीपी घट गई, कांग्रेस सरकार में ऐसी थी। क्यों जीडीपी के ऊपर इतनी चर्चा है? क्योंकि जीडीपी इज द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इसी से पता लगता है कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कैसी है। मतलब हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है या फिर हमारा इंडिया रिसेशन में है, कौन सी सिचुएशन इंडिया में प्रिवेल कर रही है, वो किससे पता लगेगा? जीडीपी से। अगर हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ता है, मनी वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है ना? तो हमारी कंट्री की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। और जब कंट्री की ग्रोथ होगी तो क्या होगी? पर्सन की भी ग्रोथ होगी। हमारी पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति लोगों को मिलने वाली इनकम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्या है? जीडीपी क्या है? एक तरह का स्कोर कार्ड है। क्या ये स्कोर कार्ड है जो हर एक कंट्री को मिलता है। क्या बताता है? और ये स्कोर कार्ड इकोनॉमिक हेल्थ बताता है बच्चों। क्या बताता है? इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। मतलब एक कंट्री हो सकता है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ क्या हो? उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो, है ना? जैसे चाइना की इकोनॉमी है ना, ग्रो कर रही है, उसकी हेल्थ क्या अच्छी, लेकिन रिसेंट टाइम में वो भी गिर रही है। तो इकोनॉमिक हेल्थ के अंदर क्या हो सकता है कि इकोनॉमी में भी ग्रोइंग,
कि इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, जीडीपी उसकी इंक्रीज करती हुई जा रही हो, यूएस की इकोनॉमी की तरह, चाइना की इकोनॉमी की तरह, और इंडियन इकोनॉमी बूम पर ही चल रही है, थोड़ा बढ़ ही रही है, तो ग्रोइंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, इकोनॉमिक हेल्थ क्या हो सकती है, रिसेशन भी हो सकता है, भैया मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, दुकानदार कहते हैं यार काम काज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मंदी है, मंदी का मतलब प्रोडक्शन है ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं चीजों को, है ना, तो उस टाइम पे क्या आ गई भैया, मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, तो हो सकता है, तो जीडीपी क्या बताती है हमें कि इकोनॉमी के अंदर हेल्थ कैसी है हमारी इकोनॉमी की, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बताती है हमें, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक कंट्री की जीडीपी को देखकर, याद रखना बच्चों, जो भी इन्वेस्टर है वो लोग जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या वो लोग जो अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस के अंदर लगाना चाहते हैं ताकि उनका पैसा और ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जीडीपी की वजह से ही इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि जीडीपी कैसी है कंट्री की, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, वो कैसा डिसीजन लेंगे कि भैया हाँ पैसा डाल दो क्योंकि पैसा बढ़ेगा, अगर जीडीपी लो है तो वो पैसा नहीं डालेंगे, मतलब इन्वेस्टर्स क्या लेते हैं यहां पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टर्स क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लेते हैं ना, वो भी किसके बेसिस पे लेते हैं, वो भी हमारी कंट्री की जीडीपी के बेस पर ही लेते हैं। तो जो ये था छोटा सा कंसेप्ट जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी मेनली क्या शो करती है, मेनली तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को शो करती है, जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ शो करता है, याद रखना बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है, मैंने कहा जीडीपी कंट्री की ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करती है, ना कि डेवलपमेंट को, ठीक है बच्चों। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे किसी फर्दर क्लास में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे चलते हैं कि जीडीपी को हम किन दो तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, किन्हीं दो तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, वो दो तरीके क्या है, मतलब जीडीपी के दो पार्ट्स कह सकते हो कि दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। बच्चों याद रखना कि जीडीपी कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है रियल जीडीपी या फिर हो सकती है नॉमिनल जीडीपी। अब बच्चों बात ये आती है, ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है, तो चलिए बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहाँ जीडीपी को दो पार्ट्स में एक्सप्रेस कर दिया है, एक है हमारी रियल जीडीपी और दूसरी है नॉमिनल जीडीपी। आखिर इस रियल और नॉमिनल में फर्क क्या है, तो बच्चों रियल और नॉमिनल में फर्क बताऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज बता दो कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर तुम किसी भी चीज की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे पता लगती है बच्चों, वैल्यू निकालना देखो सीख लिया होगा, छोटी क्लास में बता दिया था कि वैल्यू कैसे निकलती है, किसी चीज के प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं किसी चीज के प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसकी क्या निकल आती है, वैल्यू। मेरे पास चार मार्कर है, ठीक है, तो मुझे क्या करनी है, इन चार मार्कर्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा भाई, चार मार्कर इनटू में प्राइस कितना है, 10 रुपए का एक मार्कर है, तो कितने हो गए 40 रुपीज की वैल्यू आ गई, है ना। तो बस सारा खेल है वैल्यू का, नॉमिनल और रियल में जो फर्क है वो वैल्यू का। जब मैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई थी, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई थी, जब मैं उसकी वैल्यू करंट ईयर के प्राइसेस पर निकालूंगा, करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से निकालूंगा, तो वो निकल आएगी बच्चों नॉमिनल जीडीपी। मतलब अगर मैं आज, मतलब 2020, अगर मैं 2020 के क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, जो मैंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 2020 में प्रोड्यूस किए हैं, अगर मैं उसे 2020 के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके निकालता हूं, अगर मैं उसे 2020 के प्राइसेस से ही मल्टीप्लाई करके निकालता हूं, तो बच्चों क्या निकलती है, नॉमिनल जीडीपी। और अगर मैं इस वैल्यू को, मतलब जो क्वांटिटी मैंने 2020 में प्रोड्यूस की, इसे 2020 के प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके किसी बेस ईयर, जैसे इंडिया के लिए मान लो 2016 एक बेस ईयर मान लिया, बेस ईयर का मतलब कोई एक नॉर्मल ईयर होता है जिसके अंदर कोई भी ऊंच नीच ज्यादा ना ही हो, और जिसको मैं क्या करूंगा करंट ईयर से कंपेयर करता हूं, ऐसा ईयर क्या कहलाता है, बेस ईयर कहलाता है बच्चों। तो जब मैं 2020 के आउटपुट को, क्वांटिटी को उस 2016 वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी की वैल्यू निकालता हूं, तो वो क्या निकलती है बच्चों, वो निकलती है रियल जीडीपी। तो खेल किसका है बच्चों, वैल्यू का। यहां पे मैंने वैल्यू निकाली थी करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके, यहां मैंने वैल्यू निकाली गुड्स एंड सर्विस की बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आई होप इन दोनों रियल और नॉमिनल जीडीपी की डिफाइन आपको पता लगी। अब देखो इसी बेस पर इनका अल्टरनेटिव नेम क्या हो सकता है बच्चों, अल्टरनेटिव जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस।
मैं नॉमिनल जीडीपी को क्या कह सकता हूं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मैंने किसके आधार पर निकाली, किसके बेस पे निकाली, करंट ईयर के प्राइसेस पर। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे क्या कह सकते हैं हम, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। और रियल जीडीपी हमने किस बेस पे निकाली थी, बेस ईयर के प्राइसेस पर। तो हमें क्या कहेंगे इसे, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरी चीज बच्चों ये कि इसे सर एस्टिमेट कैसे करते हैं। ये तो पता लग गया कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन एस्टिमेट कैसे करना है। तो एस्टिमेशन के लिए बच्चों देखो सिंपल सा, प्राइस इंडेक्स नंबर आप निकालते थे 11वीं क्लास में किया होगा, तो प्राइस इंडेक्स निकालते बिल्कुल वही है। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमने क्या किया, क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, कब की, मैंने लिख भी दिया बच्चों 2020 की क्वांटिटी कब की है, 2020 की क्वांटिटी है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो मैंने प्रोड्यूस की। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा पी से, पी क्या है, प्राइस इन करंट ईयर, मतलब 2020 के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी में क्या होगा बच्चों, क्वांटिटी तो करंट ईयर की होगी भाई, जीडीपी तो मैं 2020 के लिए ही निकाल रहा हूं, जीडीपी तो मैं 2020 के लिए निकाल रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसको प्राइस कौन से मल्टीप्लाई किया, 2016, मतलब पीबी, देखो मैंने लिखा है पीबी मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर के करंट ईयर की क्वांटिटी को जब मैंने किसी बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर उसकी वैल्यू निकाली होगी ना बच्चों, तो वो क्या निकली होगी मेरी, वो रियल जीडीपी की वैल्यू निकली। तो बच्चों ये है रियल और नॉमिनल जीडीपी। उसके अलावा बच्चों एक चीज और जानने वाली है कि रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन घुसा होता है, क्योंकि बच्चों करंट ईयर के अंदर अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो करंट ईयर के अंदर प्राइस में क्या आती है, फ्लक्चुएशंस आती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस प्राइसेस पर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि प्राइस बढ़ गए हो, प्राइस घट गए हो सकता है करंट ईयर के अंदर। लेकिन बेस ईयर के अंदर क्या होगा भैया, बेस ईयर की जो प्राइस थे वो क्या रहेंगे, स्टेबल। तो वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी चीजें नहीं होगी, क्योंकि हमने प्राइस कौन सा लिया, 2016 में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या मतलब, करंट ईयर की बात कर रहे हैं ना। जीडीपी तो हमें 2020 की निकालनी है, तो 2020 की जीडीपी निकालने के लिए अगर प्राइस 2020 का लिया तो इसके अंदर तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज नॉट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन, बट जो हमारी रियल जीडीपी है इट इज करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगा। आगे फर्दर बात करते हैं कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के अंदर और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारी नॉमिनल जीडीपी इज नॉट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्राइस कौन से है, करंट ईयर के अंदर है। करंट ईयर में महंगाई भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है। लेकिन जो हमने रियल जीडीपी में प्राइस लिया वो एक बेस ईयर का लिया जो कि फिक्स रहेगा, ना इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन, इसलिए वो करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगली चीज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है ना, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को सही रिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। जबकि रियल जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सही इंडिकेटर माना जाता है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल जीडीपी से ही आगे एस्टिमेशन करते हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी से। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सपोज करो बच्चों, सपोज करो हमें पता है कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कौन सी, सॉरी क्वांटिटी इनटू प्राइस कर लेते हैं, क्वांटिटी इनटू में प्राइस। क्वांटिटी कौन सी, करंट ईयर की, प्राइस कौन सा, करंट ईयर का। जबकि रियल जीडीपी निकालने के लिए हमने क्या किया था, क्वांटिटी इनटू पीबी, मतलब क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेकिन प्राइस कौन सा, बेस ईयर का। मान लो मैं 2019 की अगर जीडीपी निकाल रहा हूं, 2019 है चल रहा है मान लो, और 2019 में गुड्स प्रोड्यूस हुए थे कितने, 200, और उस टाइम पे 2019 के अंदर जो प्राइस चल रहा था वो मान लो कितना चल रहा था, गुड का 100 रुपए चल रहा था, ठीक है। तो जीडीपी कितनी आई होगी उस टाइम पे बच्चों, आ गई होगी 20,000 आ गई। और जब मैंने 2020 में जीडीपी निकाली, ठीक है, तो मान लो कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी तो रही 200 ही, लेकिन भैया प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया, तो मेरी जीडीपी कितनी आ गई, 24,000। एक बात बताओ कि एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी, नहीं बच्चों, एक्चुअल में तो सिर्फ वो प्राइस बढ़ा, हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं। जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा तो मैं कैसे कह सकता हूं कंट्री की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते, ठीक है। जबकि वहां पर अगर मैं देखूं, अगर 2019 की बात करूं, अगर वहां पे 2019 में गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए थे, 200 हुए थे, और प्राइस कितना था,
बेस ईयर का 100 था, तो वहां पर कितना आएगा बच्चों 20,000 आ गई होगी जीडीपी। और 2020 में भी अगर मान लो 200 ही गुड्स प्रोड्यूस हुए थे और प्राइस कितना रहा, बेस ईयर में तो प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज हो गई तो वो भी कितना आएगा 20,000। तो मैं बता दूंगा ना कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही है, स्टेबल रही है ना। ट्रूली इंडिकेट हो रहा है, ट्रूली मुझे पता लग रहा है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है, जबकि प्राइस तो यहाँ पर कभी बढ़ता ही नहीं है, प्राइस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। कौन रिफ्लेक्ट करती है बच्चों, रियल जीडीपी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक चीज और आती है कि इस इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन आया है, मतलब जो रेट आई है इन्फ्लेशन की, पता कैसे लगेगा सर, ये भी तो बताओ कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन है, इसको मेजर करने के लिए कुछ बनाया गया। हाँ बच्चों बनाया गया ना, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बनाया गया है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, अब जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल क्या मेजर करता है बच्चों, याद रखना, ये मेजर करता है कि कितनी महंगाई रही है, मतलब मेजर है किसका है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कह सकते हो आप इसे। ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि इकोनॉमी के अंदर उस साल में कितना इन्फ्लेशन रहा होगा। तो बच्चों कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करेंगे, सिंपल है, नॉमिनल में रहा होगा, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी उसे हम डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी से, क्योंकि रियल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन था ही नहीं, और इनटू कर देंगे 100 से। तो बच्चों ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर मतलब ये बता देगा कि किस रेट का इन्फ्लेशन रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, किस रेट का इन्फ्लेशन 2020 में, 19 में, किस ईयर में कितने रेट का इन्फ्लेशन रहा। जीडीपी डिफ्लेटर ये मेजर करके बताएगा। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है कि नॉमिनल जीडीपी, हम नॉमिनल जीडीपी ऊपर लेंगे क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन होगा, डिवाइड करेंगे रियल जीडीपी क्योंकि एडजस्टेड है, इसके अंदर नहीं होगा, और इनटू कर देंगे 100 से। और बच्चों ये याद रखना कि इसी को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि मेजर करो बच्चों प्राइस इंडेक्स मेजर करो, तो प्राइस इंडेक्स भी कैसे होगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब इस फॉर्मूले को आप चेंज करके अगर रियल जीडीपी एग्जाम में पूछा गया है तो रियल जीडीपी निकाल सकते हो, अगर नॉमिनल पूछा गया है तो नॉमिनल निकाल सकते हो। क्या करोगे, कैंची गुना, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सीखी होगी ना बच्चों, हाँ बस कैंची गुना कर निकाल लेना, क्या दिक्कत है। तो बच्चों ये हो गया हमारा नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट। और एक और जाते आते एक और कंसेप्ट बताया तो बच्चों, एक और चीज बता देता हूं, क्या देखिए, एक चीज मैंने भी बताई कि जीडीपी क्या इंडिकेट करती है बच्चों, जीडीपी इंडिकेट करती है क्या, ग्रोथ बताती है ना, जीडीपी क्या बताती है, ग्रोथ बताती है। और मैंने एक चीज और कही कि इसके अंदर जीडीपी के अंदर सबसे बढ़िया मेजर कौन सा होता है बच्चों, रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या बताता है, ट्रू इंडिकेटर है वेलफेयर, क्या ये ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो ये ट्रू इंडिकेटर वेलफेयर का है, तो क्या हमेशा वेलफेयर इंडिकेट करता है, क्या इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्या हमेशा ही वेलफेयर आता है, नहीं बच्चों ऐसा कभी भी नहीं। मैंने कहा रियल जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर है, एक अच्छा इंडिकेटर है किसका, जीडीपी का, लेकिन इसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस है, याद रखना इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। कुछ चीजों की वजह से रियल जीडीपी भी हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर को ट्रूली इंडिकेट नहीं कर पाता। वो कौन कौन सी वजह है बच्चों, याद रखना, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सबसे पहला क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी कंट्री की जीडीपी जो बनी और हमारी कंट्री की जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा पार्ट क्या रहा, सबसे ज्यादा पार्ट क्या किसका रहा, रिचर सेक्शन का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए हुआ, रिचर सेक्शन के लिए हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है पार्ट रिचर सेक्शन के लिए हुआ, प्रोडक्शन के लिए हुआ, तो इनकम भी उनको ही होगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, मतलब रिचर तो और रिच हो जाएंगे, पुअर और पूरे पुअर हो जाएंगे, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो ऐसी जीडीपी, खुद सोचो बच्चों, ऐसी जीडीपी जो इकोनॉमी के अंदर रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ा रही है, क्या ऐसी जीडीपी इकोनॉमी के लिए, वेलफेयर के लिए अच्छे ट्रू इंडिकेटर नहीं बच्चों, उस टाइम पे ट्रूली इंडिकेटर नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज बच्चों, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बच्चों मैंने एक चीज कहा था, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जीडीपी के अंदर सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड करते हैं जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी तो होती है बच्चों, है ना। तो उन नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि टीचर क्या करता है, स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो फीस चार्ज करता है ना, ट्यूशन पे पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं।
लेकिन वही टीचर अगर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो सर्विस तो दे रहा है ना, लेकिन वो मॉनिटरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सर्टेन क्या होती है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जिनकी नॉन मॉनिटरी वैल्यू होती है, तो उन चीजों को हम जीडीपी में शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड रह जाएगी और ऐसी जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर को पूरा नहीं बता रही, वेलफेयर तो वो भी कर रहा था ना, तो वेलफेयर सारा होना चाहिए था, तो पूरा ट्रूली इंडिकेटर नहीं है। तीसरी चीज कह सकते हो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बच्चों क्या है कि मान लो कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, हमारी कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर इंडिया की बात करो तो कंट्री की जीडीपी से ज्यादा क्या हो रही है, पॉपुलेशन राइज हो जाती है। कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन तो उससे भी ज्यादा से बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जीडीपी की ग्रोथ रेट कम रहेगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा हो गई, तो खुद सोचो पर पर्सन को मिलने वाली गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जब पर पर्सन को खाना कम मिलेगा, चीजें कम मिलेगी, तो कहाँ का इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं इंडिकेट हो पाएगा। और लास्ट बच्चों फोर्थ वन इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, तो ये गुड्स एंड सर्विस जब प्रोड्यूस होती है ना, तो इन गुड्स एंड सर्विस के गुड इंपैक्ट भी हो सकते हैं और बैड इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक्सटर्नलिटीज भी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब बैड इंपैक्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि किसी पोश एरिया के अंदर कोई फैक्ट्री आ गई, कोई लेदर की फैक्ट्री आ गई, अब वो लेदर की फैक्ट्री आई, उसने शूज प्रोड्यूस किए, तो शूज तो उसने प्रोड्यूस किए लेकिन उसने लेदर को जलाया, वहां पे पोल्यूशन हुआ, तो उस एरिया के अंदर जो लोग रह रहे थे ना, उनके ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो उस नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से क्या उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की, नहीं चार्ज की, तो उसके अंदर उसका मतलब क्या है, वहां पे मनी नहीं आई ना, मनी नहीं आई, इसलिए वो भी क्या नहीं होगी, जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगी, है ना। तो याद रखना, प्रोडक्शन जब कैरी आउट किया जाता है तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ते हैं लोगों पर, सोसाइटी पर, तो उन हार्मफुल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो उनको नुकसान हुआ है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नलिटीज कहलाती है। तो ये एक्सटर्नलिटीज भी क्या होती है, मेनली जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती, क्योंकि ये मनी की फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई पेनल्टी या रिवार्ड नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैंने क्या किया, मेरे इलाके में एक पार्क एमसीडी ने खुलवाया, अब एमसीडी को क्या मैं उसके लिए रिवॉर्ड देने वाला हूँ, नहीं, मैं कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला, जबकि मेरा वेलफेयर हुआ है, लेकिन मैं उसके लिए उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला। तो इसका मतलब क्या, यहाँ भी मनी नहीं है, तो जहां मनी नहीं है वहां जीडीपी ट्रू इंडिकेटर कैसे होगी, क्योंकि जीडीपी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो बच्चों देखो खींचते खींचते कहां तक ले आए, अब क्या करें बच्चों, क्लियर करवाना था ना, एक क्लास में ही सारा टॉपिक कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ ही हमारा नेशनल इनकम मैं यहीं पर एंड करता हूं, और आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, नहीं है एक बार दोबारा देख लो यार, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वो सब्सक्राइब करेंगे और उनका भी भला होगा, आपका ही भला होगा। तो चलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, जय